कहानी की शुरुआत में हमें जर्मनी का आइगर पहाड़ दिखाया जाता है जो 3967 मीटर ऊंचा है, लेकिन कोई भी क्लाइंबर इसकी पीक तक पहुंचने में नाकाम रहा है। उन्हीं क्लाइंबर्स में कार्ल और मैक्स नाम के दो क्लाइंबर्स ने नॉर्थ फेस से चढ़ने की कोशिश की तो वो लापता हो गए। उन्हें ढूंढने की काफी कोशिशें की गई लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला और बाद में उन्हें मरा हुआ करार दे दिया गया, जिसके बाद जर्मन गवर्नमेंट ने उस पहाड़ पर क्लाइंब करना बैन कर दिया। लेकिन 1936 के ओलंपिक्स करीब आने वाले थे, इसीलिए वहाँ की यूथ का मानना था कि आइगर पहाड़ सबमिट करने वाला पहला इंसान ओलंपिक का हीरो माना जाएगा। इसके बाद हम बर्लिन न्यूज के रूम में कुछ जर्नलिस्ट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आइगर पहाड़ चढ़ने वाला पहला इंसान कोई जर्मनी होना चाहिए। तभी एक जर्नलिस्ट कहता है कि मैंने एंडी और टोनी नाम के दो क्लाइंबर्स के बारे में सुना है, वो दोनों पहाड़ चढ़ने में माहिर हैं। हम लोग उन्हें अप्रोच करके अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना सकते हैं। उस वक्त लुइस नाम की एक फोटो जर्नलिस्ट भी बैठी होती है जो टोनी और एंडी को बचपन से जानती है। इसके बाद एडिटर चीफ लुइस को टोनी और एंडी से बात करने के लिए टाउन भेजता है। अगले दिन हम टोनी और एंडी को माउंट ब्रिगेड के ऑफिस में टॉयलेट साफ करते हुए देखते हैं, जिन्हें कर्फ्यू तोड़ने के लिए पनिश किया गया होता है। अब जब ये दोनों घर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुइस उनका इंतजार कर रही है, जिसे देखते ही एंडी खुश होकर उसे हक कर लेता है। अब वो टोनी से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन लुइस जॉब करने के लिए गाँव छोड़कर शहर चली गई। अब ये तीनों एक बार में जाते हैं और लुइस बताती है कि ओलंपिक करीब आ रहे हैं, इसीलिए कुछ क्लाइंबर पहाड़ चढ़कर हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये काम तुम दोनों सबसे पहले करो ताकि पूरा जर्मनी तुम्हें और तुम्हारे काम को इज्जत की नजरों से देखे। एंडी इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन टोनी कहता है कि तुमने मैक्स और कार्ल के बारे में तो सुना ही होगा, वो दोनों फर्स्ट क्लास क्लाइंबर होते हुए भी पीक तक नहीं पहुंच पाए थे, वहाँ बहुत खतरा है, इसीलिए मैं ये पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। लेकिन अगले दिन टोनी अपना मन बदल लेता है और उस पहाड़ पर क्लाइंब करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये दोनों छुट्टी लेने ऑफिस में जाते हैं, लेकिन उनका ऑफिसर उन्हें छुट्टी देने से साफ साफ मना कर देता है। अब क्योंकि टोनी और एंडी पहाड़ चढ़ने का मन बना चुके थे, इसीलिए ये दोनों अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और अपनी साइकिल उठाकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अब ये लोग घर आकर अपना सामान पैक करते हैं और साइकिल से ही स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाते हैं, जो इनके गांव से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरी तरफ लुइस और उसके बॉस को पता चलता है कि दो ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स आइगर माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले हैं, इसीलिए वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए लुइस के साथ ट्रेन से स्विट्जरलैंड आ जाता है और ये लोग एक फर्स्ट क्लास होटल में स्टे करते हैं। उधर टोनी और एंडी 2 दिन के सफर के बाद स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ कुछ प्रोफेशनल क्लाइंबर्स पहले से ही डेरा डाले हुए हैं, जिसके बाद ये लोग भी अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद शाम होने पर ये लोग ऑस्ट्रियन क्लाइंबर एड और बिली से मिलते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। अब सुबह होते ही टोनी क्लाइंबिंग की तैयारी करने लगता है। ये लोग प्लान करते हैं कि पहले वो खाना और कुछ जरूरी सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ेंगे और उसे सेफ जगह पर रखकर वापस आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। जब ये लोग नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि लुइस और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहा है। लुइस यहाँ एंडी और टोनी को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि टोनी ने यहाँ आने से मना किया था। चीफ एडिटर उन दोनों क्लाइंबर्स को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। यहाँ से जाने से पहले टोनी लुइस से मिलता है और उसे वो डायरी देता है जिसे क्लाइंबिंग के वक्त वो अपने साथ रखता था, लेकिन इस बार उसका लौटना कंफर्म नहीं होता, इसीलिए वो नहीं चाहता कि अगर कल को उसे कुछ हो जाए तो उसकी सारी यादें भी मिट जाए। लुइस उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वापस लौटने का इंतजार करूंगी। इसके बाद वो बाहर जाकर एंडी को जगाता है और कहता है कि मौसम बिल्कुल साफ है, हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकलने का ये सबसे अच्छा टाइम है। जिसके बाद ये दोनों रात में ही चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तभी ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स भी जाग जाते हैं और वो भी इनके पीछे आने लगते हैं। अब सुबह होने तक ये लोग उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां इन्होंने अपना सामान रखा था। अब जब एंडी पिटोन फिक्स कर रहा होता है तभी कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, जिनमें से एक पत्थर ऑस्ट्रियन क्लाइंबर हेनरी के सर में लगता है और वो काफी जख्मी हो जाता है। उसका पार्टनर एडी उसे वापस नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन ऑस्ट्रियन टीम को मिलिट्री की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, इसीलिए ये दोनों खाली हाथ वापस नहीं लौट सकते। इसके बाद एंडी उन्हें अपने पीछे आने से मना करता है और कहता है कि तुम लोग किसी दूसरे रास्ते से क्लाइंबिंग करो, लेकिन ये लोग उसी रास्ते से पीछे आते हैं। अब 2800 मीटर ऊपर आने पर उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दरअसल यहाँ से सीधे ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए इन्हें पहाड़ की दूसरी साइड से चढ़ना होगा। तब एंडी को एक सोल्यूशन मिलता है और वो रस्सी से लटक कर माउंटेन के दूसरी साइड पर जाने की कोशिश करता है ताकि वो उस तरफ रस्सी बांधकर एक नया रास्ता बना सके। 3000 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी से लटकना काफी रिस्की काम है, एक छोटी सी गलती भी एंडी की जान ले सकती है, लेकिन वो किसी तरह माउंटेन की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां से रस्सी बांधकर नया रास्ता बना लेता है। जिसके बाद टोनी उन ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स को भी अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और अब ये चारों लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। अब जब एंडी रस्सी वापस खींचने लगता है तब टोनी उसे ये रस्सी यहीं छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्हें वापस लौटना पड़ा तो वो
उस रास्ते से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन एंडी को पूरा भरोसा होता है कि वो लोग सबमिट तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो उस रस्सी को निकाल लेते हैं। अब चारों क्लाइंबर्स चढ़ते चढ़ते सेकंड आइस फॉल तक पहुंच जाते हैं, जो 3100 मीटर की ऊंचाई पर होती है। अब शाम के 8 बज गए होते हैं, इसीलिए ये लोग आराम करने के लिए एक लगभग 2 मीटर चौड़ी क्लिफ में रुकते हैं। टोनी कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल चढ़ाई पूरी कर लेंगे। अब अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो इन्हें काफी ठंड का सामना करना पड़ता है, साथ ही इनके आसपास घना कोहरा जम चुका होता है। टोनी समझ जाता है कि यहाँ कभी भी बर्फीला तूफान आ सकता है, इसीलिए वो सभी बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिल्ली की हालत काफी बिगड़ चुकी होती है, उसके सर से खून बह रहा होता है, इसीलिए उसे ऊपर चढ़ने में काफी परेशानी हो रही होती है। दूसरी तरफ सभी सहाफी दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए होते हैं। अब क्लाइंबिंग करते वक्त एंडी को एक बर्फ में दबा हुआ बैग मिलता है, जो उनसे पहले यहाँ आए क्लाइंबर्स का होता है। एंडी को लगता है कि इसके अंदर उनके जरूरत का सामान होगा, इसीलिए वो उसे खोदना शुरू कर देते हैं। टोनी भी उसकी मदद करता है, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि ये कार्ल और मैक्स में से किसी एक की बॉडी है, जो इनसे पहले यहाँ क्लाइंबिंग करने आए थे। इसके बाद ये तीनों उस माउंटेनर की बॉडी को बाहर निकालते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी को एक बैग में रखकर पहाड़ से नीचे धकेल देते हैं। इसके बाद ये अपनी जर्नी वापस शुरू करते हैं। ये लोग अब 3350 मीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं, जो सेकंड आइस फॉल के मुकाबले काफी ऊंचाई पर होता है। इसीलिए चारों क्लाइंबर्स एक दूसरे को रस्सी से बांधकर चढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अब उन्हें ऊपर चढ़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है। दूसरी तरफ बिल्ली, जिसके सर में चोट लगी थी, वो काफी थक चुका होता है। तभी क्लाइंब करते वक्त वो अपनी ग्रिप लूज कर देता है और वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। उसके साथ एंडी भी नीचे गिरता है। तभी बिल का पैर एक दरार में फंस जाता है और वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि टोनी और एंडी अभी भी रस्सी को संभाले हुए होते हैं। अब एड रस्सी से ऊपर चढ़कर बिल्ली तक पहुंचता है और देखता है कि उसका पैर क्लिफ में फंसकर टूट चुका है, यानी कि अब चारों का एक साथ टॉप पर पहुंचना नामुमकिन है। अब टोनी और एंडी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो ऑस्ट्रियन को छोड़कर सबमिट की तरफ बढ़े या फिर बिल्ली को लेकर नीचे जाएं। एंडी कहता है कि हम यहाँ सबमिट के लिए आए हैं, इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। टोनी कहता है कि बिल्ली को डॉक्टर की सख्त जरूरत है, वरना खून बहने से उसकी जान चली जाएगी, इसीलिए हम उसे लेकर नीचे जाएंगे। एंडी कहता है कि हम पीक के बहुत करीब हैं, अगर आज हम वापस चले गए तो शायद कभी जिंदगी दोबारा ये मौका ना दे। टोनी एंडी को समझाता है कि ये दो इंसानों की जान का सवाल है और कोई भी सबमिट इंसान से बढ़कर नहीं होता, इसीलिए वो आखिर में बिल्ली को नीचे ले जाने का फैसला करते हैं। अब शाम होते होते यहाँ तेज बर्फबारी होने लगती है। इसके बाद ये लोग एक दर्रार में रुककर रात बिताते हैं और अगली सुबह फिर से बिल्ली को नीचे उतारने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन मौसम काफी खराब होती है और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और पूरे दिन में ये लोग सिर्फ कुछ मीटर ही नीचे आ पाते हैं। अब अंधेरा होने से पहले ये सब 3170 मीटर के एल्टीट्यूड पर रुक जाते हैं। यहाँ आते आते इनकी सभी सप्लाई भी खत्म हो चुकी है और तूफान भी थमने का नाम नहीं ले रहा होता। दूसरी तरफ लुइस एंडी और टोनी को लेकर काफी परेशान हो रही होती है, इसीलिए वो आइगर विंड स्टेशन पहुंचती है, जो 2865 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया था। वो यहाँ से एंडी और टोनी को जोर जोर से आवाजें देती है। एंडी उसकी आवाज सुन लेता है और कहता है कि हम जल्दी नीचे आ रहे हैं। अब ये लोग जल्दी उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्हें पहाड़ की दूसरी तरफ जाना है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए रस्सी नहीं होती, जिसे टोनी ने एंडी को खोलने से मना किया था। अब एंडी फिर से रस्सियों को दूसरे छोर पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन अब पहाड़ पर बर्फ जम चुकी होती है और बार बार ट्राई करने के बाद भी वो ग्रिप नहीं बना पाता। टोनी कहता है कि अगर हम ऐसे ही तूफान में यहाँ रुके तो ठंड से जमकर मर जाएंगे, इसीलिए हमें सीधे ही नीचे उतरना होगा। अब ये लोग जख्मी बिल्ली को सबसे पहले नीचे उतारना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि बिल्ली नीचे आ पाता तभी अचानक ऊपर से एवलांच आ जाता है, जो एंडी को अपनी चपेट में ले लेता है, जिसके बाद ऑस्ट्रियन क्लाइंबर का सर पत्थर से टकराता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधर एंडी चोट लगने से बेहोश हो चुका है और बिल्ली भी उस रस्सी से नीचे लटका होता है। हालांकि टोनी अकेला भी उस रस्सी को पकड़े हुए था। थोड़ी ही देर में एंडी को होश आ जाता है और वो रस्सी के सहारे फिर से ऊपर चढ़ने लगता है। अब वो देखता है कि दूसरे क्लाइंबर की भी मौत हो चुकी है। उधर जिस लास्ट पिटोन से रस्सी बंधी हुई होती है वो भी बाहर आने लगती है। टोनी उसे बार बार फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी जानता है कि एक सिंगल पिटोन 4 क्लाइंबर्स का वजन नहीं रोक सकती। इस कोशिश में उसके दोस्त की भी जान जा सकती है, इसीलिए वो टोनी को बचाने के लिए चाकू से रस्सी को काट देता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये देखकर टोनी बहुत रोने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। इसके बाद टोनी ठंड से बचने के लिए अपना स्लीपिंग बैग बाहर निकालता है ताकि वो रुककर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर सके, लेकिन हड़बड़ी में उसे वो बैग भी नीचे गिर जाता है और अब उसके पास ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अब टोनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है,
तभी लुइस उसकी आवाज सुन लेती है और वो टोनी को बचाने के लिए नीचे से रेस्क्यू टीम को बुला लेती है। ये लोग टनल वाले रास्ते होते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी इन्हें टोनी की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन इस तेज तूफान में उसे रेस्क्यू कर पाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये लोग तूफान थमने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ टोनी चिल्लाकर कह रहा होता है कि प्लीज मुझे लेने वापस आ जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तब लुइस टोनी के करीब जाती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सुबह होते ही तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। और वो खुद भी उस तूफान में रात भर बैठी रहती है। अब जब सुबह होती है तो तूफान थम चुका होता है। रेस्क्यू टीम एक बार फिर से टोनी को बचाने की कोशिश में जुड़ जाती है। रात भर ठंड झेलने के बाद टोनी अभी भी जिंदा होता है, हालांकि उसका चेहरा काला पड़ चुका होता है और उसके हाथ पैर पूरी तरह से जम चुके होते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही होती, इसीलिए वो उसे एक रस्सी नीचे फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन टोनी के पास इतनी लंबी रस्सी नहीं होती। जिसके बाद रेस्क्यू टीम उस रस्सी को खोलकर एक लंबी रस्सी बनाने के लिए कहती है। हालांकि टोनी के लिए हाथ हिलाना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी अपने दांतों से रस्सी को खोलता है और उसे बड़ी मुश्किल से जोड़कर नीचे फेंकता है। अब रेस्क्यू टीम एक मजबूत सी रस्सी को उसमें बांधकर ऊपर भेज देती है, लेकिन ये लोग ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और दो रस्सियों को जोड़ने पर भी उसकी लंबाई कम पड़ जाती है, जो ग्राउंड से अभी भी कई मीटर ऊपर होती है। टोनी सब कुछ करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लुइस उसे नीचे आता देख बहुत खुश होती है। अब जब वो ग्राउंड से कुछ मीटर ऊपर होता है तभी रस्सी में लगी नोट उसके हुक में फंस जाती है और वो नीचे नहीं आ पाता। ऊंचाई पर होने की वजह से रेस्क्यू टीम भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। अब नीचे उतरने का एक ही तरीका होता है कि टोनी किसी तरह खुद ही उस नोट को निकाल ले, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह जम चुकी है। काफी कोशिशें करने के बाद भी वो नीचे नहीं आ पाता। अब वो उस रस्सी के सहारे बीच में ही लटका हुआ होता है। तभी लुइस थोड़ा ऊपर जाकर टोनी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए अपना हाथ हिला पाना भी बहुत मुश्किल होता है। टोनी कहता है कि लुइस मुझे बहुत ठंड लग रही है और तभी वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए दम तोड़ देता है। लुइस के सामने हुआ ये वाकया उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होता है। लुइस टोनी को पसंद करती थी और पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी टोनी को बचा नहीं पाई और ये दर्दनाक हादसा हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि लुइस ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने अपने ही टाउन में फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। फिर 1938 में टोनी और एंडी के रूट को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रिया और जर्मन क्लाइंबर्स ने मिलकर आइगर माउंटेन को सबमिट किया। इसी के साथ इस मूवी सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।